हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। हमारे 2 एपिसोड हो चुके हैं। एक बीजेपी के नेता सूफी अनवर का था, दूसरा कांग्रेस के हाजी असरार बेग मिर्ज़ा का था। व्यक्ति विशेष प्रोग्राम का ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हम आपको AIMIM के नेता के साथ रूबरू कराएंगे। डायनामिक, रैशनल, आर्टिकुलेट, आर्गुमेंटेटिव, लेवल हेडेड, क्लियर थिंकिंग, सॉफ्ट स्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जोश और होश का सुंदर समन्वय, ये हैं हमीद भट्टी। गुजरात के युवा मुस्लिम का जाना माना चेहरा अपनी ओरिएंटल स्किल और लीडरशिप क्वालिटी के चलते एक आइकॉनिक फिगर के तौर पर उभर चुके हैं, जिनका सबूत है इनके हजारों फैन फॉलोअर्स। जिस उम्र में लड़का लड़कियां कॉलेज कैंपस में गलबैयां डालकर रूमानी और स्वर्णिम ख्यालों में खोए रहते हैं, इस उम्र में हमीद भट्टी ने भुज नगर पालिका के चुनाव जीतकर युवा छवि बना चुके थे। इतना ही नहीं, बतौर म्यूनिसिपल काउंसिलर इन्होंने मुंबई म्यूनिसिपल एक्ट और अर्बन गवर्नेंस की जो प्रोसीजर है उसको घूट कर पी चुके थे। हाल फिलहाल में बतौर लीडर मजलिस को मोडासा और गोधरा में इंप्रेसिव जीत दिलाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में पारंगत चंद मुस्लिम युवाओं में से एक हैं जो अर्बन गवर्नेंस के इश्यूज को या माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन से जो होने वाली धोखाधड़ी, उनकी बारीकियों को अच्छी जानकारी और उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। मुंबई म्यूनिसिपल एक्ट उनकी फिंगर टिप्स पर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो अधिकारी हैं उनके सामने रूल बुक फेंक कर अपनी बात मनवाने की कुव्वत रखते हैं। हमीद भट्टी को राजनीति में सबसे ज़्यादा किसी बात से अगर चिढ़ है तो वो है चापलूसी, जी हजूरी और चमचागिरी, जिनका इन दिनों राजनीति में बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ऐसे लोगों को हमीद भट्टी कैंसर से भी ज़्यादा लाइलाज घातक बीमारी मानते हैं। मुस्लिमों की दरिद्रता वाली कुंठाग्रस्त सोच से निकालने के लिए और पढ़े लिखे ऊर्जावान लोगों को आगे आने के लिए यह कार्यरत हैं। इस वक्त इनकी यह राजनीतिक चिंताएं हैं जिसे वह खाते पीते सोते वक्त चिंतन करते हैं। इसी इनकी चिंता का नतीजा था कि मजलिस के लिए गुजरात में इन्होंने जमीन तैयार की। वह यह मानते हैं इनके जैसे सैकड़ों लोग इनकी इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वह समय दूर नहीं जब एक सक्षम नेतृत्व मुस्लिम समाज को मिलेगा, जिसमें अवसरवादी, समझौता परस्त, जी हजूरी करने वाले, घुटना बुद्धि धारक, जिसके ऊपर का माला खाली है, ऐसे हाइब्रिड पॉलिटिशियंस के लिए कोई जगह खाली नहीं होगी। उनकी जगह राजनीति का पिराना डंपिंग यार्ड में ही होगी। जब एक नई ईमानदारी वाली राजनीति की शुरुआत होगी, जल्द ही हमीद भट्टी जैसे लोग इसका आगाज कर दिया है। हमीद भट्टी जी, आपको हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हमीद भट्टी जी से गुजरात के मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा करेंगे। हमीद भट्टी जी, ये बताइए कि गुजरात में मुस्लिम राजनीतिक तौर पर हाशिए पर क्यों चले गए? आपको क्या लगता है? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो गुजरात के अंदर 2011 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों की आबादी तकरीबन 10% है। उस लिहाज से गुजरात के 182 विधानसभा के अंदर कम से कम 18 से 19 मुस्लिम MLAs होने चाहिए। उसी लिहाज से गुजरात के 26 लोकसभा के अंदर भी कम से कम 2 से 3 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। अब ये रिप्रेजेंटेशन हमारा उस मुताबिक में नहीं है। उसकी वजह जानना, समझना और उनका रास्ता बनाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा
कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली डाउन जा क्यों रहा है। एक वक्त गुजरात में ऐसा था कि तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मुस्लिम एमएलएज गुजरात की विधानसभा में जीत कर आते थे, वही घटकर 2002 के और 2012 के इलेक्शन में सिर्फ 2 एमएलएज पे रह गया था। आज 2017 में सिर्फ 3 एमएलएज पे आके रुका हुआ है। किस तरीके से हम उस रिप्रेजेंटेशन को हमारे बस्ती के प्रोपोर्शनेट 18 से 19 एमएलएज तक ले जाएंगे या ले जा सकते हैं, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और उससे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन घट क्यों गई है, किस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन को घटाया या कम किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही सोची समझी रणनीति की तहत एक लंबी प्रोसेस के तहत इसको कम किया गया। एक वक्त ऐसा था कि भारत के अंदर पॉलिटिक्स का मुद्दा रहता था मुस्लिम अपीजमेंट का। आज मुस्लिम अपीजमेंट से हालत यहाँ पे आ गई है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिया गया है, इररेलेवेंट बना दिया गया है। तो मुस्लिम अपीजमेंट से हम पॉलिटिकली इररेलेवेंट तक कैसे पहुंचाया गया हमको, वो क्या किया गया था हमारे साथ कि जिस तरीके से हमें इररेलेवेंट बनाया गया था, उन चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है ताकि उसका हम काउंटर कर सके, उसका हम इलाज कर सके। सबसे पहले हमारे साथ क्या किया गया था कि जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड विधानसभा या लोकसभा की सीट्स होती हैं, उनका डिलिमिटेशन इस तरीके से किया जाता है कि किसी भी सीट्स के ऊपर मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा ना हो कि मुसलमान अपने बलबूते पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के वहाँ से जीत जाए और उस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अपना अधिकार उस टिकट के लिए लड़कर मांग सके। इसके लिए जब भी डिलिमिटेशन किया जाएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये नोटिस करेंगे हर गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि सीटों का विभाजन इस तरीके से किया जाता है कि मुसलमान किसी भी सीट पे डोमिनेटिंग फोर्स ना बन पाए। आज पूरे गुजरात के अंदर एक जमालपुर की विधानसभा को आप अलग छोड़ दीजिए तो कोई भी विधानसभा ऐसी बाकी नहीं रही गुजरात के अंदर जिसके अंदर 25% भी मुस्लिम आबादी अब रह गई हो। ये क्या महज एक पॉपुलेशन डिवीज़न होता है या एक सोची समझी डिवीज़न की जाती है कि जिससे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम किया जाए। अहमदाबाद शहर की हम बात करें तो अहमदाबाद सिटी के अंदर 3 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। आज उसमें से फारूक भाई शेख जहाँ एक एमएलए हुआ करते, वो सीट ही कैंसिल कर दी गई थी डिलिमिटेशन के अंदर और आज वहाँ पे सिर्फ 2 एमएलएज हैं। फिर अहमदाबाद की बात करें तो हमारी वेजलपुर विधानसभा जो है उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन और आबादी वोटर्स तकरीबन 90,000 से प्लस हैं, लेकिन उस सीट की टोटल वोटर्स की स्ट्रेंथ 3 लाख तक पहुंच जाती है। ये क्या नियम होते हैं कि गुजरात की कुछ सीटों पे 2 लाख वोटर ही होते हैं और कुछ सीटों पे 3 लाख वोटर बन जाया करते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला इलेक्शन कमीशन अपनाता है जिसके वजह से ये विषमताएं विधानसभा के अंदर रहती हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें हैं जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन कम किया जाता है। अगर आप मुसलमानों की गुजरात में 18 या 19 मुसलमान विधायक चाहते हैं, 10% आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो पहले मेरा सवाल ये है कि 18 से 19 सीटें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमको देती है। जब आपको उतनी सीटें ही नहीं मिलती, 18 से 19 सीटें ही नहीं मिलती, तो आप 18 से 19 एमएलएस कैसे बना पाएंगे। तो ये जो लड़ाई, ये जद्दोजहद है, ये मल्टीपल लेवल्स पे हमको लड़नी पड़ेगी। एक लेवल ऐसा होगा कि जिस पे हम एज अ कम्युनिटी, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर वो दबाव बनाए कि हमारा प्रोपोर्शनेट, हमारा रिप्रेजेंटेशन बना रहे। उसके लिए हमको इतनी, हमारे 18 से 19 विधानसभा के अंदर 2 से 3 लोकसभा के अंदर हमको टिकट मिलनी चाहिए। ये एक पार्ट होगा। उसके लिए उससे पहले भी हमको वो सीट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि वो कौन, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना नहीं है, लड़के हारना नहीं है, लड़ने के बाद जीतना है। तो जीतने के लिए पहले हमको 18 से 19 सीटों को एनालाइज करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा
कि ये वो सीटें हैं जहाँ से हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। उन सीटों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें क्या कमियां रह गई थी, डीलिमिटेशन की वजह से उसके अंदर क्या खेल खेला गया था, मुसलमानों के वोट का वहाँ पे कैसे डिवीजन किया गया था, उनको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही एक और चीज़ होती है कि कोई भी बूथ हो, वो बूथ वोटर के क्लोजेस्ट पोलिंग बूथ होना चाहिए, कोई भी प्राथमिक शाला, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों के एरिया के अंदर बूथ को 4 से 5 किलोमीटर तक उनके घर से दूर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी माइनॉरिटीज़ के वोट, जो मध्यम गरीब तबका होता है, वो वोट करने के लिए जा नहीं सकता है। उसकी वजह से भी हमारा वोटिंग परसेंटेज भी कम रहता है और उसकी वजह से भी हमारे कैंडिडेट्स को मुश्किल और तकलीफ होती है। इन चीज़ों का भी करेक्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ एक सामाजिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हम पैरेलल चलाएंगे, तब जाके हम उसको रिप्रेजेंटेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। मुसलमानों की सीट में ही रिजर्वेशंस डाल दिए जाते हैं। एक ऐसी संघी सोच है इस देश के अंदर और ख़ास करके गुजरात के अंदर, जो ना मुसलमानों को पसंद करती है, ना दलितों को पसंद करती है, ना आदिवासियों को पसंद करती है। वो अगर ये समझते हैं कि ये सीट पे मुसलमान भी जीत सकता है, उसी सीट को वो रिजर्व कर देंगे ताकि कम से कम एक तो एमएलए कम हो जाए। ये सारी सोच, ये सारी रणनीति का सामना करने के लिए न सिर्फ पॉलिटिकली समझदार लोग, पर पॉलिटिकली जानकारी भी लोगों अवाम के बीच में भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस पब्लिक के अंदर और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस सोशल एक्टिविस्ट के अंदर भी लाना ज़रूरी है। आज माशाल्लाह हमारे नौजवान बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी एक्टिव हैं, हर चीज़ पे हर तरीके की सोच का जम के मुकाबला करते हैं। लेकिन उस जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है हमारी नौजवान पीढ़ी को, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इस तरीके से चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि उस ऊर्जा का हम इस तरह से उपयोग करें कि वो हमारे को आउटपुट तालुका पंचायत, जिला पंचायत, कॉरपोरेशन, विधानसभा से लोकसभा तक उस ऊर्जा को ट्रांसलेट करके हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सके। हमीद भट्टी जी, आपकी नज़र में गुजरात के मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक दलों की क्या साठगांठ रही है जिसकी वजह से मुस्लिम इररिलेवेंट हो गए हैं? जिस तरीके से गुजरात में मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन कम हुई है, उसमें मैं कोई नेक्सस नहीं, बल्कि वीक लीडरशिप और उसके साथ साथ यूनिटी की कमी मुस्लिम समाज में, उसको देखकर मैं उसको इस तरीके से समझता हूँ। एक लीडरशिप की वीकनेस इस तरीके से कि 18 और 19 हमको टिकट मिलनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज से, तो जो मुस्लिम्स दिगर पॉलिटिकल पार्टीज में हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में उस तरीके का दबाव नहीं बना पाए कि जितना अगर प्रोपोर्शनेट हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए हमको इतनी टिकट्स चाहिए, वो नहीं ले पाए पॉलिटिकल पार्टीज में से। दूसरा कि जो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने खड़ा होकर वो चैलेंज भी करता कि इतनी टिकट हमारी कम्युनिटी को मिलनी भी चाहिए, तो वो उसकी पीछे एज ए कम्युनिटी क्या मुस्लिम समाज खड़ा था? ये भी एक सवाल है। ये जो कॉम्बिनेशन हो गया था, कॉम्बिनेशन इस तरीके का कि लीडरशिप कमज़ोर हो गई थी अपने समाज को हक दिलाने के लिए, और वो लीडर ये खौफ में था कि अगर मैंने अपनी पार्टी के सामने बगावत की तो क्या मेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहेगा, या वो मेरा समाज इस अन्याय के बाद भी उस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड रहेगा। तो ये पॉलिटिकल नेक्सस नहीं, पर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया था गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से गुजरात में मुस्लिम लीडरशिप कम होती गई है। हमीद भट्टी जी, मुस्लिम अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के बजाय बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों लेती है, और इस साजिश को मुस्लिम क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि इस नैरेटिव के चलते बीजेपी को हमेशा ही फायदा होता रहा है। बीजेपी के फेवर में इस वजह से रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है। तो इस तरीके से आर्टिकुलेट किया जा सकता है कि
एज अ कम्युनिटी हम लोगों ने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को प्रोपोर्शनेट बनाने की बजाय हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को दी कि किस तरीके से हम बीजेपी आरएसएस को रोक सकते हैं, चाहे उसकी एवज, उसकी कीमत हमको ये चुकानी पड़े कि हमको हमारा अधिकार ना मिले, हमको चाहे 18 सीट विधानसभा में ना मिले, पर फिर भी हम किसी भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को फिर भी वोट देंगे, सिर्फ महज इसलिए कि हम संघ परिवार को रोक सके। ये एक नेक्सस बन चुका था, इसको यहाँ एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को हमने एज ए कम्युनिटी ही सरेंडर कर दिया कि हम रिप्रेजेंटेशन चाहे हमको प्रोपोर्शनेट मिले ना मिले, संघ परिवार को रोकना ज़रूरी है। लेकिन होना ये चाहिए था कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ में चलनी चाहिए थी। संघ परिवार को भी रोकना ज़रूरी था और मुस्लिम लीडरशिप को भी आगे बढ़ाना ज़रूरी था। हमीद भट्टी जी, ये जो नैरेटिव और सेंटीमेंट है, इसकी वजह से मुसलमानों ने बंगाल में एक मुश्त टीएमसी को वोट दिया था। क्या यही सेंटीमेंट मुस्लिमों की राजनीति का ड्राइविंग फोर्स है? वो तो एक डिसाइड कर लेते विनिंग, ये क्या होता है, कम्युनिटी डिसाइड कर लेती है कि सबसे ज़्यादा विनिंग चांसेस किसके हैं। अगर सेकुलर पार्टीज दो लड़ती हैं किसी भी सीट पे, तो लोगों को लगता है कि ये सेकुलर पार्टी में से ये कैंडिडेट जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो उस तरफ बढ़ जाते हैं। हमीद भट्टी जी, क्या आप मानते हैं मुस्लिमों की मौजूदा हालात के लिए सिर्फ अकेली कांग्रेस जिम्मेदार है? मुस्लिमों की जो हालात हैं इस वक्त गुजरात में या पूरे देश के अंदर, उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टीज कहते हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, हर पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के आज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पिछड़ेपन की वजह है। हमीद भट्टी जी, मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के सवाल पर मुसलमानों को किस तरह से धोखाधड़ी होती रही है? ये सिर्फ विधानसभा पे नहीं करते हैं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसमें से भी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। ये भी एक इसका इस्तेमाल सरकार करती है मुसलमानों का डोमिनेंस किसी डिस्ट्रिक्ट में भी कम करने के लिए। आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि जामनगर में मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 15% है। 2013 में जामनगर में से देवभूमि द्वारका एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसकी भी पॉपुलेशन 15% है। अब अगर उसको ही पूरी देवभूमि द्वारका की पॉपुलेशन को आप जामनगर के साथ ऐड कर दिया जाए तो 30% के पास पॉपुलेशन हो जाएगी। तो वो डोमिनेटिंग मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट ना बन पाए, इसलिए उसका डिवीजन कर दिया जाता है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है, जूनागढ़ में मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 12.5-13% है। 2013 के अंदर जूनागढ़ में से भी गिर सोमनाथ का एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जिसकी भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 14% है। तो कोई मुस्लिम डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट भी न बन जाए, इसका भी ये लोग डिवीजन, डिलिमिटेशन इस तरीके से करते रहते हैं। एक हमारा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन के साथ एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहाँ से चुन के आ सकता है, तो उस सीट को रिजर्व कर दिया गया। और अब जब वो तकरीबन 1 या 2 लोकसभा के बाद जब वो सीट अब जनरल होने के चांसेस उसके हो रहे हैं, तो ऑलरेडी उसके 2 डिवीजन कच्छ डिस्ट्रिक्ट के करने की प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू कर दी है। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से वेस्ट कच्छ और ईस्ट कच्छ के रूप में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए गए हैं। ये भविष्य में कच्छ में भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना बन पाए, मुस्लिम डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट ना बन पाए, इसलिए इसका डिवीजन भी ये करते रहेंगे। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका होता है मुस्लिमों की पॉलिटिकली रिलेवेंस कम करने के लिए। इन सब चीज़ों को अगर हम ये समझे कि सिर्फ सहूलियत के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ईजीनेस के लिए इनको डिवीज़न किया जाता है, तो वो बिल्कुल ही गलत तरीका होगा समझने का। ये इनका डिवीज़न इसी तरीके से किया जाता है कि टारगेटेड कम्युनिटी का डोमिनेंस उस डिस्ट्रिक्ट में, उस असेंबली में, उस पार्लियामेंट में
कम हो जाए। आप कई बार देखेंगे गुजरात के अंदर कि जब भी चुनाव आते हैं तो ज़्यादातर जो एंटी गवर्नमेंट वोट्स होते हैं, स्पेशली मुस्लिम वोट्स होंगे, दलित वोट्स होंगे, आदिवासी वोट्स होंगे, जिनको ये वोट्स सरकार को नहीं मिलने वाले हैं, बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं, तो यकायक तो जो मुस्लिम वोटर्स के नाम निकल जाते हैं मतदार यादी में से वोटिंग के दिन, तो क्या ये एक महज एक ह्यूमन एरर है? क्या प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से एक नाम पूरा मतदार यादी में से एक पूरी कम्युनिटी का, सोसाइटी का निकल गया, या इससे बढ़कर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल दबाव बनाने की ताकत को, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कम किया जा सकता है? मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी किसी ने ऐसा बोला हो कि मेरा इनकम टैक्स का इस साल का नोटिस नहीं आया, शायद इनकम टैक्स में से मेरा नाम निकल गया है। कभी किसी ने मुझे ये आके कंप्लेंट नहीं की कि इस महीने मेरा लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, शायद मेरा बैंक में से नाम निकल गया होगा। जब सरकार आपके 10 साल 20 साल के भी इकोनॉमिकल रिकॉर्ड्स, आपकी पाई पाई का हिसाब रखने के लिए सक्षम है, वो मिसप्लेस ह्यूमन एरर की वजह से डिलीट नहीं होते, तो जो मेरा वोट देने का अधिकार है वो किस तरीके से आपसे मिसप्लेस हो जाता है, ह्यूमन एरर की वजह से टाइपिंग में नहीं जाता है। मेरे पास इलेक्शन का कार्ड है फिर भी मैं वोटिंग नहीं कर पाता। ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर होता है या एक पॉलिटिकली मुसलमानों को इररेलेवेंट बनाने का ये भी एक तरीका है? जो चुनाव आयोग में लोग आके बैठते हैं, बिल्कुल उन पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। आज भी यूपी के अंदर जिसको चुनाव आयोग बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन पे भी एक सवाल उठे हैं। उसी तरीके से गुजरात के अंदर भी जो भी ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन में आते हैं वो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जिन्होंने काफ़ी साल सरकार के साथ काम किया होता है, वही इलेक्शन में आके बैठ जाते हैं और वो फिर सरकार के डायरेक्शंस के हिसाब से ही काम करते हैं। मैं तो ये खुला ये एलिगेशंस करता हूं कि ये सारी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही किया जाता है, ये ह्यूमन एरर बिल्कुल ही नहीं है। हमीद भट्टी जी, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको लगता है कि मुस्लिम अपनी राजनीतिक जमीन को रिक्लेम कर सकता है? इसके लिए क्या करना होगा? कौन कर सकता है? क्या आपको कोई उम्मीद की किरण दिखती है? नाउमीदी कुफ्र है। बिल्कुल हम हमारे रिप्रेजेंटेशन को प्रोपोर्शनेट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये एक कलेक्टिव एज ए कम्युनिटी, मुस्लिम समाज की एक कलेक्टिव और यूनाइटेड एफर्ट इसमें लगनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, पर इसके अंदर हमको मुस्लिम समाज के फिक्रमंद लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, जिनके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी तरीके का दबाव ना आए। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग अगर इस मुहिम को उठाएंगे तो हो सकता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बैठे हाईकमांड के लोग उनको इस मुहिम में आगे बढ़ने से रोक दें। लेकिन अगर मुस्लिम समाज के कम्युनिटी में से नॉन पॉलिटिकल लोग, फिक्रमंद लोग अगर इस मुहिम में जुड़ जाएं तो हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको एक सिस्टमैटिक तरीका बनाना पड़ेगा। हमको वो सीट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि जहां से हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। उन सीट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें डिलिमिटेशन के वक्त क्या गलत किया गया था, कौन से वोट्स को निकाला गया था, उनको हमको करेक्ट फिर से करना पड़ेगा। किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स के नाम अगर उस सीट में से निकल गए हैं, कम किए गए हैं, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। किस तरीके से पोलिंग बूथ मुस्लिम एरिया से 4-4, 5-5 किलोमीटर तक दूर कर दिए गए, उनको नज़दीक लाया जाएगा ताकि वोटिंग भी परसेंटेज बढ़ा सके। किस तरीके से हम एज ए मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ एक सोशल एक पैक्ट बना सकते हैं कि हम उन दिगर सीटों पे आपके समाज के जो कैंडिडेट खड़े रहेंगे उनको वोट देंगे। हम मुस्लिम यहाँ पे कैंडिडेट्स अपने खड़े रहेंगे, आपके यहाँ के जो वोटर्स हैं वो हमको वोट देंगे। किस तरीके से हम मुस्लिम दलित आदिवासी, मुस्लिम आदिवासी या फिर मुस्लिम जो अभी पाटीदार समाज जो सरकार से नाराज़ चल रहा है, किस तरीके से हम मुस्लिम पाटीदार, ये एक कॉम्बिनेशन, सोशल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बढ़ा के हम अचीव कर सकते हैं। ये अचीवेबल है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल समझदार, पॉलिटिकली सेंसिबल लोग और जो पर्सनल मफाद के लिए कहीं बैठ न जाए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इन लोगों के साथ मिला के हम ये यहाँ पे अचीव कर सकेंगे। हमीद भट्टी जी, दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ मुस्लिम यूनिटी का
बात करना एक छलावा है, क्योंकि देखा गया है कि चुनाव के वक्त यह कम्युनिटी मुसलमानों का वोट तो ले लेती है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को ये कम्युनिटीज़ अपना वोट नहीं देती है। तो क्या यह एकता महज एक स्लोगन है? देखिए, ज़रूरत के मुताबिक होता है, हर पॉलिटिक्स में तो ज़रूरत होती है। जैसे ही मुसलमानों की एक पॉलिटिकल ज़रूरत बन जाती है, लोगों को तो ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसमें कोई छलावा नहीं होता है। कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा बनना है। गुजरात के अंदर भी आप देख लिए तो खाम बना था एक कॉम्बिनेशन। यूपी के अंदर आप जाइए तो बिहार के अंदर लालू प्रसाद ने मुस्लिम यादव MY कॉम्बिनेशन एक बना लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती ने मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बना लिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बना लिया था। तो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, वो छलावा नहीं होता, लेकिन आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। हम हर चीज़ पे उनको, संघ परिवार को रोकने के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को कम करते जाएं, कम करते जाएं, ये अक्लमंद वाली चीज़ नहीं है। हमको एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर कम्युनिटी को एक्सेप्ट करें। अगर बिहार के या उत्तर प्रदेश के कॉम्बिनेशन में मैं बात करूं कि किसी सीट पे कोई समाजवादी से लड़ रहे, हम मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और बोलेंगे अगर यहाँ पे यादव को खड़ा रखा तो यादव भी वोट देंगे, मुस्लिम भी वोट देंगे, तो ये यादव जीत जाएगा। लेकिन इस सीट पे अगर मुस्लिम को खड़ा रखा तो इसको मुस्लिम वोट देंगे, यादव वोट नहीं देंगे, यादव वोट बीजेपी में चले। तो ये वोट डाइवर्ट नहीं होते ना मुस्लिम्स को, उसके लिए एज अ कम्युनिटी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है कि अगर ये वोट यहाँ डाइवर्ट नहीं हुए ना हमारे कैंडिडेट को, तो उस सीट पे आपके कैंडिडेट को भी वोट डाइवर्ट नहीं होंगे। इसलिए एक नॉन पॉलिटिकल फिक्रमंद लोगों का जो मैंने जिक्र किया वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो इस जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ सकता है। हमीद भट्टी जी, गुजरात में चुनाव के वक्त मुस्लिमों को किस समाज के साथ अलायंस बनाना चाहिए? देखिए, गुजरात जोन वाइज में, हाँ जोन वाइज में उसको बोलने में ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों को। अगर आप कच्छ सौराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे पाटीदार और कोली एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप चले जाएं भावनगर, आप अगर चले जाएं भरूच और साउथ गुजरात की तरफ चले जाएं, साउथ गुजरात और ऊपर के बेल्ट में आदिवासी डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, सौराष्ट्र पूरे बेल्ट में दलित एरियाज़ भी हैं। आप अगर नॉर्थ गुजरात में चले जाए तो नॉर्थ गुजरात में ठाकुर कम्युनिटी एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। तो जोन वाइज आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे आप अगर चले जाएंगे तो शायद वो उस जोन तक, किसी एक जोन में उसका फ़ायदा मिलेगा, दूसरे जोन में फ़ायदा नहीं मिलेगा। गुजरात के 4 जो जोन है, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और कच्छ सौराष्ट्र का जोन, तो उस जोन के मुताबिक हमको ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। भट्टी जी, अगर आप चुनाव के वक्त पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हो तो अलग अलग समाज के लोगों का अंतर्विरोध को कैसे टैकल करोगे जिसमें आपका उम्मीदवार जीत सके? उसके लिए ही जो मैंने फिर से उसी का जिक्र कर रहा हूँ, एक नॉन पॉलिटिकल मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पे एक फोर्स हो जो ये नेगोशिएट कर सके बिल्कुल किसी के भी साथ भी कि अगर आपको इन सीटों पे हमारे वोट की ज़रूरत है तो इन सीटों पे हमको भी आपको वोट देना पड़ेगा। वही डीलिंग अगर हम अलग अलग दिगर जोन में दिगर कम्युनिटीज़ के साथ कर सके तो हम ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल काम नहीं है। हर कम्युनिटी अपना नेतृत्व बढ़ाना चाहती है, हर कम्युनिटी ये चाहती है कि उसके लोग जो चुनाव में खड़े रहें वो जीत कर आए, और जीत के वक्त, इलेक्शन के वक्त उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइम इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि इलेक्शन कैसे जीता जा सके। उसी सिचुएशन का हमको भी फ़ायदा उठाना पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से हमको एक जॉइंट, उसमें हम डिवाइडेड नहीं हो सकते। अगर हम डिवाइडेड हो गए एज ए कम्युनिटी तो हम ये हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए एज ए यूनाइटेड कम्युनिटी हमको ये काम करना पड़ेगा। हमीद भट्टी जी, आम आदमी पार्टी अर्बन एरिया में उसका जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है और पाटीदार कम्युनिटी का रुझान भी उनकी तरफ है जो बीजेपी की कोर वोट बैंक है। इससे बीजेपी कमज़ोर होती दिख रही है। ऐसे वक्त में AIMIM का क्या रुख होना चाहिए?
एज ए लीडर तो आप एक जितने भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं, और डेमोक्रेसी के लिए भी हेल्थी है, और जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं उतना स्पेशली माइनॉरिटी सेक्शंस जो होते हैं जिनके वोट परसेंटेज कम होते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा सिचुएशन बेनिफिशियल सिचुएशन पॉलिटिकली और इलेक्ट्रोल में कामयाब मुद्दा बन सकता है। बीजेपी अगर से पाटीदार समाज हट के किसी भी दिगर पार्टी में जाता है तो पहले तो गुजरात के अंदर एक क्लियर मैसेज जाएगा कि बीजेपी को गुजरात में हराया जा सकता है। अब जैसे ही ये मैसेज आउटवर्डली पूरे गुजरात में जाएगा कि बीजेपी से लोग हट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो सिर्फ पाटीदार कम्युनिटी नहीं पर दूसरी कम्युनिटी भी उस सीट्स पे या उस जोन्स में दूसरी अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को सर्च करना शुरू करेंगे कि जिनके साथ जुड़ के एक कॉम्बिनेशन बना के सत्ता पे आया जा सकता है या अपने एमएलएस एमपीज बनाए जा सकते हैं। तो अगर ये बिखराव होगा तो ये बिखराव फ़ायदेमंद है गुजरात के लिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है, क्योंकि गुजरात में काफ़ी सालों से तकरीबन 1995 से बीजेपी रूल कर रही है और गुजरात की जो फाइनेंशियल सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है एक उसमें बदलाव आएगा, लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। हमीद भट्टी जी, आम आदमी पार्टी ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस भी ही उतनी सीट लड़ेगी। अगर मजलिस भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो एंटी इनकम्बेंसी झेल रही बीजेपी की क्या मदद नहीं होगी? एक सैद्धांतिक डिसीजन है कि कौन सी पार्टी से पॉलिटिकल अलायंस किया जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी गुजरात में छोटू भाई वसावा जी के साथ ऑलरेडी अलायंस में है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम अलायंस में, अगर दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसके बाद भी अलायंस करना है तो हमारे अलायंस पार्टनर से भी उसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। और ये डिसीज़न पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, इसका हमारी हाई कमांड हैदराबाद में हमारे सदर साहब भी इसका डिसीजन ले सकते हैं। हमीद भट्टी जी, आपने मजलिस को गुजरात में लाने और उसकी जड़ें कायम करने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या आप बता सकते हैं मजलिस मुसलमानों को वापस से अपना खोया हुआ मुकाम दिला सकती है? क्या गुजरात में मुस्लिम विधानसभा में 18 से 22 मुस्लिम विधायकों को चुनकर भेजने का सपना देख सकती है? मजलिस गुजरात में आई है, काफ़ी लोग, सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं, काफ़ी लोगों ने मजलिस का साथ दिया है, हर लेवल पे मजलिस को साथ दिया और अल्लाह के फजल करम से काफ़ी कामयाबी भी मजलिस को स्थानिक स्वराज्य के चुनाव में मिली है। स्पेशली मोड़ासा, गोधरा, अहमदाबाद में हम काफ़ी कामयाब रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम वक्त में हम लोग यहाँ पे आए। 19 जनवरी को गुजरात के सदर डिक्लेयर किए गए थे और 23 जनवरी को तो यहाँ पे इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो महज 4 दिन के अंदर ही उस इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी जो मजलिस को मिली है गुजरात के अंदर, उसमें सारे ही लोगों की मेहनत थी, जिसकी वजह से ये इस मुकाम पे मजलिस पहुंच पाई है। दूसरा क्या सवाल था आपका? सपना देख सकते हैं 18 एमएलएस का। 18 एमएलएस का मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता कि गुजरात के मुसलमान सिर्फ 18 एमएलएस का सपना देखें। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 18 एमएलएस के साथ मुसलमानों को हम मिनिस्टर्स कैसे बना सकें गुजरात गवर्नमेंट के अंदर, उसका भी सपना देखा जाए। गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीट्स हैं, उसमें से 2 से 3 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनाए जा सके। गुजरात की जो 11 राज्यसभा की सीट्स हैं उसमें हर चुनाव के अंदर हमारी प्रोपोर्शनेट अगर 10% गुजरात के अंदर है तो 1 से 2 मुस्लिम राज्यसभा के अंदर किस तरीके से भेजे जाए, वो भी सपना देखना कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान गुजरात का ये सपना देखे। उस सपने को सच करने के लिए मैंने जैसे आगे बात की, आपको एक पॉलिटिकली एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, समझदार लोगों को आगे आना पड़ेगा, नॉन पॉलिटिकल लोग जो कौम के लिए फ़िक्रमंद है उनका भी एक कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेगा। हमारे पास गुजरात में, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास तंजीमें हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग फ़िरकों की, लेकिन हमको एक पॉलिटिकल तंजीम बनानी पड़ेगी। वो तंजीम ऐसी होगी जो खुद पॉलिटिकल नहीं है पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कम्युनिटी के लिए, ऐसे मुस्लिम समाज के लिए दबाव बना सके। और जब मुस्लिम कैंडिडेट्स किसी सीट्स पे कंटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो कैंडिडेट अकेला पड़ जाए उस सीट्स पे, उसको तन मन धन से हर तरीके से उसकी विनेबिलिटी के चांसेस बढ़ाने के लिए, उसको जिताने के लिए उस मैदान में उतर जाए। हमीद जी,
सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपको गुजरात के बाहर कोई और पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलने की बात चल रही है। इसके लिए क्या आप तैयार हैं? मेरे पास ऑफिशियली इस बात की कोई मालूमात नहीं है। पार्टी हाईकमांड जिस तरीके से जो डिसीजन लेगी, मैं पार्टी के साथ हूँ। होपफुली जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, मोड़ासा की भी जिम्मेदारी दी गई, गोधरा की जिम्मेदारी थी, वो भी मैंने निभाई है। इसके अलावा भी कोई जिम्मेदारी देगी पार्टी तो मैं बिल्कुल निभाने की कोशिश करूँगा। ये सारी राजनीतिक परिस्थितियों में आप अगले 2 सालों के लिए अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? मैं तो कोशिश यही करूँगा, पहले तो जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूँगा। दूसरा कि जिस तरीके से भी जो मुस्लिम समाज पॉलिटिकली रिलेवेंट हो गया है या मुस्लिम समाज के साथ जो अत्याचार या जुल्म किए जा रहे हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा और उनका पॉलिटिकल रिलेवेंस गुजरात में किस तरीके से वापस लाया जा सके उस पर मेहनत करूँगा। ये थे हमीद भट्टी व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में। यहीं तक ही नए एपिसोड में कोई नई शख्सियत और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।